स्वागत है आप सभी लोगों का जीएलसी के इस डिजिटल और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम करेंगे निश्चित रूप में वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है और हर साल इससे एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है टॉपिक का नाम। शुरुआत एकदम बेसिक के साथ में करते हैं ताकि इसके बहुत से क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से क्लियर हों। तो चलिए आइए देखते हैं। दरअसल में ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं और इन 3 प्रकार की ग्रंथियों में से सबसे पहला प्रकार होता है बहिस्त्रावी ग्रंथि, दूसरा प्रकार होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि और तीसरा प्रकार होता है वे ग्रंथियां जो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों के जैसे फंक्शनिंग को प्रदर्शित करती हैं। मतलब मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं ये बहिस्त्रावी के जैसे भी रोल प्ले करती हैं और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के जैसे भी रोल प्ले करती हैं। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है बहिस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्त्राव को क्या कहते हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि बहिस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्त्राव एंजाइम कहलाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो स्त्राव है उसे हम हार्मोन कहते हैं और जबकि मिश्रित ग्रंथियां जो हैं ये बहिस्त्रावी के जैसी हैं इसलिए हार्मोन स्रावित करेंगी और अंतःस्त्रावी के जैसी हैं इसलिए ये हार्मोन भी स्रावित करेंगी। माफी चाहता हूँ, बहिस्त्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करेंगी और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां तो हार्मोन स्रावित करेंगी। अब यदि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई है तो निश्चित रूप में अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रंथियों के 3 टाइप में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसे हम कहते हैं लीवर को, और लीवर को ही वर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिगर भी कहते हैं। इसी तरह से सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कोई और नहीं, मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाई जाने वाली वही ग्रंथि है जिसको बचपन में हम कहा करते थे मास्टर ग्लैंड, मतलब पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड। अब शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि जो है ये वही है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब लीवर। यदि मैं आपसे पूछूं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जी हाँ, पैंक्रियास, मतलब अग्नाशय, जिससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। जी हाँ, मैं वही अग्नाशय या उसी पैंक्रियास की बात कर रहा हूँ। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड, लेकिन थायराइड को वर्तमान समय में हिंदी में कहा जाता है आवटु ग्रंथि। तो यदि आपको सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम पता है बेटा जी, तो निश्चित रूप में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम भी पता होना चाहिए। तो जो सभी ग्रंथियों में सबसे छोटी है, मतलब पीयूष ग्रंथि, वही वास्तविकता में अंतःस्त्रावी वर्ग में भी सबसे छोटी है। मतलब पीयूष ग्रंथि अंतःस्त्रावी वर्ग में सबसे छोटी ग्रंथि है और साथ ही साथ में सबसे छोटी ग्लैंड और सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों में पीयूष को हम काउंट करते हैं। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नो डाउट अग्नाशय के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। आपने शायद इनके बारे में सुना भी होगा, हमने डाइजेशन सिस्टम में चर्चा की थी, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और अग्नाशय में से 3 हार्मोन भी निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और सोमैटोस्टैटिन। तो इस तरह से सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय को कहते हैं। चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं? A1, B2, C3, D4। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ग्रंथियों के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में सबसे पहली हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियां। तो चलिए जरा देखते हैं कि बहिस्त्रावी ग्रंथियों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बहिस्त्रावी ग्रंथियां किसका स्त्रावण करती हैं। नो डाउट एंजाइम इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, बहिस्त्रावी ग्रंथियों में आपको हमेशा नलिका युक्त संरचना जरूर देखने को मिलेगी, डक्ट जरूर देखने को मिलेगी और इसी नलिका के जरिए जो एंजाइम होते हैं वो अपना काम करने के लिए संबंधित ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। मतलब बहिस्त्रावी ग्रंथियां बिना नलिका के अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकती हैं।
बहिस्त्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहिस्त्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, हमारी त्वचा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं स्वेद ग्रंथि। तो हमारी जो त्वचा है उसमें जो स्वेद ग्रंथि पाई जाती है ये पसीने को बाहर निकालती हैं, और पसीने को बाहर निकाल के हमारे बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उतना बनाए रखने में मदद करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर के तापीय नियमन में कौन सी ग्रंथि मदद करती है। एक बहिस्त्रावी ग्रंथि जिसका नाम है स्वेद ग्रंथि, जो त्वचा में पाई जाती है। उसी तरह से हमारी त्वचा में एक और बहिस्त्रावी ग्रंथि है जो तेल या सीबम का स्त्रावण करती है, या जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है उनमें। मनुष्य के मुंह में पाई जाती हैं दरअसल में लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। डाइजेशन सिस्टम में हमने ये बात कवर करी थी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं, याद रखिएगा, ये लार ग्रंथियां भी एंजाइम का ही तो स्त्रावण करती, और एंजाइम का स्त्रावण करने के कारण ही लार ग्रंथियों को बहिस्त्रावी ग्रंथियों के वर्ग में हमने रखा है। लास्ट टाइम एमपीपीसीएस ने यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चलिए जरा जल्दी से मुझे कमेंट कर कर बताइए कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और निश्चित रूप में यदि आपका आंसर टाइलिन है तो आप बिल्कुल सही तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। श्लेष्म ग्रंथियां भी दरअसल में बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो आइए मैं बताता हूं अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। जिस तरह से बहिस्त्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्रावण करती हैं, उसी तरह से अंतःस्त्रावी ग्रंथियां किसका स्त्रावण करती हैं। आंसर है हार्मोन का। हार्मोन हमेशा याद रखिएगा ब्लड के साथ मिलते हैं, संबंधित अंग में पहुंचते हैं, और फिर अपना दिखाते हैं प्रवाह। प्रवाह नहीं, प्रभाव। तो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन किसके संयुक्तिकरण के बाद संबंधित अंगों में पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। आंसर है ब्लड के साथ मिलकर। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितनी भी बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं सब में नलिका युक्त संरचना आपको मिलेगी, लेकिन आप किसी भी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का यदि इमेज देखेंगे तो आपको उसमें नलिका नहीं दिखेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो हैं इनकी प्रकृति होती है नलिका विहीन, मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई नलिका नहीं पाई जाती जितनी भी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है थायराइड। तो थायराइड इसलिए लिखा है क्योंकि यही थायराइड तो सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, इसलिए मैंने इसको शुरू में लिखा। और सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं हम, पीयूष को कहते हैं। किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड। थायराइड के ठीक पीछे मटर आकार की संरचना में पाई जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। सीने में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। ये सभी जो हैं ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद ग्रंथियों का तीसरा प्रकार जो है, जिन्हें हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। तो चलिए इनको भी समझ लीजिए जरा जल्दी से। मिश्रित ग्रंथियां जो हैं वो नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों प्रकृति की होती हैं, मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करती हैं। उदाहरण में कौन कौन है ये भी आपको पता है या आप खुद देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। निश्चित रूप में अग्नाशय। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां से जितने भी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमको ज़्यादातर पढ़ना है। लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँगा। जैसे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो नो डाउट जो सबसे बड़ी ग्रंथि है याद रखेंगे आप, हालांकि सवाल का जवाब तो आपको बन जाएगा, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं सिखाना आपको। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वही तो दरअसल में सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, लीवर। तो यदि आपको मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग पता है तो आपको मानव शरीर में सबसे बड़ा बाह्य अंग पता होना चाहिए।
मतलब मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग जो है त्वचा, और सबसे बड़ा अंग भी दरअसल में वही है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है, मतलब त्वचा। तो आजकल त्वचा को इस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हर किसी को याद हो चला है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, इसलिए आजकल ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है और सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर रखिएगा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हार्मोन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया। तो याद रखिएगा, हार्मोन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था स्टर्लिन ने। अब एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहलाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी बॉडी में हैं उन सभी की स्टडी कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी। तो यदि आपको एंडोक्राइनोलॉजी पता है तो नो डाउट एंडोक्राइनोलॉजी का फादर भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, एंडोक्राइनोलॉजी का फादर है एडिसन, क्योंकि एडिसन ने ही सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित एक एडिसन रोग के बारे में हमको बताया था। क्या है एडिसन रोग, जरा समझ लीजिए। ये हमारी किडनी है, किडनी के ठीक ऊपर ये अलाउद्दीन खिलजी के जैसे जो ताज की संरचना दिख रही है, ये दरअसल में है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड का जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और एड्रीनल ग्लैंड का जो बीच वाला पोर्शन होता है द नेम इज मेडुला। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। एडिसन ने सबसे पहले बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का कॉर्टेक्स इरेगुलर शेप का है तो वो व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहला डिसऑर्डर यही डिस्कवर किया गया था, इसीलिए एडिसन को अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम पिता कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब इसके बाद जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं, निश्चित रूप में इनमें से कुछ क्वेश्चनों से आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, लेकिन मैं जानबूझकर चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों की बारीकियों को ज़रा सीख लें। हालांकि इसमें कई चीज़ें आपको पता हैं, कुछ चीज़ें जो बतानी हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन किया। तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूँ, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन आपको पता होना चाहिए, और डाइजेशन सिस्टम में जब मैंने पढ़ाया था तब सबसे पहले खोजा गया एंजाइम क्या होता है, यहीं से मैंने शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हार्मोन से सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, ये आपका पीटी का क्वेश्चन। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सेक्रेटिन। जिन 2 साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी उनमें से एक साइंटिस्ट है जिसने तो हार्मोन टर्म ही दिया था, मतलब स्टर्लिन। तो स्टर्लिन और वैलेस, इन दोनों ने सेक्रेटिन हार्मोन को खोजा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्रेटिन हार्मोन निकलता कहाँ से है। तो शायद आपने सुना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, लेकिन छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजिनम और इलियम, और माइक्रोविलाय स्ट्रक्चर इलियम में पाया जाता है। तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुनेगा, छोटी आंत के 3 भागों में से एक भाग होता है जो छोटी आंत का सबसे आगे वाला भाग होता है, जिसे हम कहते हैं डियोडिनम। डियोडिनम से ही निकलता है दरअसल में सेक्रेटिन हार्मोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का पहला हार्मोन सेक्रेटिन किस अंग से निकलता है, आंसर है छोटी आंत। लेकिन छोटी आंत के किस भाग से निकलता है, डियोडिनम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप अच्छे तरीके से सीखिएगा, सेक्रेटिन हार्मोन तो है, फर्स्ट हार्मोन है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट हार्मोन सेक्रेटिन है। लेकिन सेक्रेटिन जो है वो इतने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 27 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, इसलिए सेक्रेटिन को हम सिर्फ हार्मोन नहीं कहेंगे, पेप्टाइड हार्मोन कहेंगे। और याद रखिएगा, ये सेक्रेटिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा, ब्लड में मिलेगा और पेंक्रियास के पास पहुंचेगा, और पेंक्रियास से बोलेगा कि तुम अग्नाशयी रस का प्रॉपर स्त्रावण करो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्रेटिन जो कि एक हार्मोन है किस अंग पर नियंत्रण रखता है, आंसर है अग्नाशय। अंग में किस रस पर नियंत्रण रखता है, तो अग्नाशयी रस। और याद रखिएगा, अग्नाशयी रस के बारे में मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम में पढ़ाते हुए बताया था कि अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं बेटा जी, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से याद होगी। अब इसके बाद यदि एंजाइम आपको क्लियर हो गया तो आपको, माफी चाहता हूँ, यदि आपको हार्मोन क्लियर हो गया है तब आपको एंजाइम भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जो है उसका नाम है जाइमेस,
और मैंने कल के सेशन में आपको पढ़ाया था कि सबसे पहला एंजाइम जाइमेज जो है, जिसे हम फर्स्ट एंजाइम कहते हैं, उसकी खोज जिस पर्सन ने की थी, इनका नाम एडवर्ड बुकनर है। और एडवर्ड बुकनर ने जाइमेज एंजाइम को एक यीस्ट या एक कवक में से खोजा था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली ये है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। इस दुनिया का सबसे पहला एंजाइम जाइमेज यीस्ट नामक फंगस से खोजा गया था। लुई पास्चर व्यक्ति वो हैं जिन्होंने यीस्ट की मदद से ही फर्मेंटेशन प्रक्रिया खोजी थी। तो यीस्ट की मदद से फर्स्ट एंजाइम भी डिस्कवर हुआ और यीस्ट की मदद से किण्वन या फर्मेंटेशन प्रक्रिया भी खोजी गई थी। अब इसके बाद आता है जाइमेज एंजाइम का काम क्या होता है। तो कल मैंने आपको समझाया था जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को किस में बदल देता है, एथिल अल्कोहल में बदल देता है। और इसी तरह से या इसी के कारण दरअसल में वाइन इंडस्ट्री और बेकरी इंडस्ट्री जो है ये बहुत अच्छे से फली फूली थी। और सबसे लास्ट में वो चीज़ जो हक्सले नामक साइंटिस्ट ने हार्मोन के लिए टर्म यूज़ किया था कि निम्नलिखित में से किसे रासायनिक संदेशवाहक या केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। तो हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक संदेशवाहक या केमिकल मैसेंजर, क्योंकि हक्सले ने सबसे पहले इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। अब इसके बाद कुछ जो प्रमुख ग्रंथियां हैं, कुछ जो प्रमुख हार्मोन हैं और इन हार्मोन से कौन कौन सी डिसीज होती है, मैं उनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ या छोटा सा मैं क्या करता हूं, लेक्चर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। हालांकि दरअसल में इस चैप्टर को पढ़ाना मकसद नहीं है, क्योंकि ये तो रिवीजन पर्पस के लिए ये वन शॉट वीडियो है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ये सारी चीज़ें आपको बनती हैं कि नहीं बनती। तो चलिए इस टॉपिक को एकदम बिल्कुल कम समय में जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जिस अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि। तो थायराइड अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, याद रखिएगा ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब दूसरा क्वेश्चन, थायराइड जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये दो हार्मोन अपने अंदर से निकालती है, जिनको मैंने टिक किया, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। एक T3 हार्मोन और एक T4 हार्मोन, और T4 हार्मोन को ही कहते हैं थायरोक्सिन। और T4 हार्मोन थायरोक्सिन कौन सी ग्रंथि निकालती है? आंसर है थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। और यही हार्मोन जो है ये ब्लड के साथ मिलते हैं और निश्चित रूप में हमारी हड्डियों में पहुंचते हैं, हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं और हमारे शरीर की पहले तो शारीरिक वृद्धि को बेहतर करते हैं, और शारीरिक वृद्धि यदि हमारी होगी अच्छी तो निश्चित रूप में हमारी मानसिक वृद्धि भी बेहतर होगी। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है वो हमारे शारीरिक मतलब फिजिकल ग्रोथ के साथ मेंटल ग्रोथ में भी मेन रोल प्ले करता है। इसीलिए हम थायराइड ग्रंथि के लिए आजकल ये दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि टेम्पो ऑफ लाइफ या एक्सेलरेटर ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने वाला या हमारे जीवन को गति देने वाला जो हार्मोन है, याद रखिएगा थायरोक्सिन, और ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अच्छा, अब एक सबसे कमाल की बात बतानी थी आपको। यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कम मात्रा रिलीज हो हमारे ब्लड में तो हमको एक समस्या होगी जिसे कहते हैं अवटु वामनता। एक और समस्या होगी जिसे हम कहते हैं मिक्सिडीमा, और एक और समस्या होगी जिसे हम कहते हैं घेंगा या ग्वाइटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, आप लोग जब भी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ें तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें। ये ड्रॉबैक वाला कॉलम, तो अल्प स्त्रावण मतलब अगर हार्मोन का स्त्राव कम होता है ये भी एक समस्या है हमारी बॉडी में, हार्मोन का स्त्राव ज़्यादा होता है ये भी एक समस्या हमारी बॉडी में। तो जैसे थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्त्रावण होने से अवटु वामनता डिसीज होती है, मिक्सिडीमा होती है, और घेंगा या ग्वाइटर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यदि थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत अधिक मात्रा ब्लड में आ जाए और ब्लड में आकर ये मात्रा आँखों तक पहुँच जाए तो कई बार हमारी आँखें नेत्रकूटर से बाहर हो जाती हैं। इसी को कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं हम ग्रेव्स डिसीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्त्रावण से क्या होता है, तो ग्रेव्स डिसीज होती है। थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण से क्या होता है? मिक्सिडीमा। उपापचयी क्रियाएं सही तरीके से नहीं हो पाती, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आप लोगों ने ये चीज़ तो जरूर सुनी होगी कि थायराइड ग्रंथि जो है उसी के ठीक पीछे पाई जाती है मटर के दाने के समान 4 संरचना वाली पैराथायराइड ग्रंथि। शायद इसलिए नाम भी पड़ा, पैरा मतलब पीछे, तो थायराइड के पीछे जो पाई जाती है उसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। आप ध्यान से सुनेगा, पैराथायराइड ग्रंथि जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो 2 हार्मोन निकालेगी। पहला हार्मोन पैराथ हार्मोन जिसको पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, और दूसरा है कैल्सिटोनिन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, जैसे जब हम बुजुर्ग होते हैं तो हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, तो जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो उस समय पैराथार्मोन हार्मोन तत्काल निकलेगा पैराथायराइड ग्रंथि से और ब्लड में मिल जाएगा। बिल्कुल इसी फंक्शनिंग का जस्ट उल्टा है कि कैल्शियम की मात्रा जब हमारे ब्लड में ज़्यादा होगी तो उस समय कौन सा हार्मोन हमारे ब्लड में मिलेगा आकर, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलकर कैल्सिटोनिन। तो आप खुद देखिएगा, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन ये दोनों का फंक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक उस समय रिलीज हो रहा जब कैल्शियम की कमी हो रही, एक उस समय रिलीज हो रहा जब कैल्शियम की अधिकता हो रही। तो यही क्वेश्चन है। तो स्पेशली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के विनिमय को कौन सी ग्रंथि सामंजस्य स्थापित कर देती है? आंसर है पैराथायराइड ग्रंथि। और याद रखिएगा, पैराथायराइड ग्रंथि में निश्चित रूप में, या पैराथायराइड ग्रंथि यदि हार्मोन निकालती है बहुत कम, जैसे पैराथायराइड हार्मोन कम निकले तो उससे टेटेनी रोग होगा, और यदि बहुत अधिक मात्रा में पैराथायराइड हार्मोन निकलता है तो फिर आपकी अस्थियों में छिद्र भी हो सकते हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या किस अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण हो सकती है, आंसर है पैराथायराइड ग्रंथि। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। थाइमस ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, ब्लड में मिलता है, और WBC का सबसे छोटा प्रकार होता है टी लिम्फोसाइट, इनके नंबर को बढ़ाता है। और जैसे ही टी लिम्फोसाइट का नंबर ज़्यादा होगा हमारे ब्लड में, निश्चित रूप में हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र उतना स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा हार्मोन है, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ थाइमोसिन हार्मोन की, जो कि टी लिम्फोसाइट के नंबर को बढ़ाता है, या कौन सा हार्मोन है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, आंसर है थाइमोसिन। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कौन सी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, कौन सी ग्रंथि है जो टी लिम्फोसाइट के नंबर को इंक्रीज करवाती है, आंसर है थाइमस ग्रंथि। और जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं ये ग्रंथि साइज में घटने लगती है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि का साइज घट जाता है वृद्धावस्था में जाकर, जिस वजह से प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो काफ़ी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आंसर है थाइमोसिन अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इसके बाद पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में ये होती है। निश्चित रूप में ये एक हार्मोन निकालती है जिसे कहते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रोथ हार्मोन जो है यही दरअसल में ब्लड के साथ मिलकर हमारी हड्डियों में पहुंचता है और हमारी हड्डियों को आइडियल तरीके से जितनी हमारी एज है बढ़ने के लिए कहता है। परंतु मेरी बात ध्यान से सुनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं, यदि किसी कारण से ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कम मात्रा में रिलीज हो तो फिर हम बोने साइज के रह जाएंगे, क्योंकि हड्डियों का साइज काफी कम होगा। इसी तरह से यदि रोगी बहुत पतला दिखने लगे, याद रखिएगा पतला लेकिन वयस्क दिखे, तो निश्चित रूप में साइमन रोग से ग्रसित होंगे। तो साइमन रोग और बौनापन ये दोनों ग्रोथ हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस वजह से WHO ने भी गाइडलाइन में ये बात स्पेशल साफ करी है, और वो आप जरूर याद रखेंगे। यदि मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो, और ज़्यादा मात्रा में यदि रिलीज हो और यदि हड्डियाँ चौड़ाई में बढ़ती हैं,
मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज़ को WHO ने भी बताने की कोशिश की है कि मान लीजिए ये हमारी बोन है, तो यदि हमारी बोन जो हैं यदि इस तरह से बढ़ती हैं, चौड़ाई में बढ़ती हैं, इस तरह से बढ़ती हैं, तो हम दिखेंगे राक्षसों के आकार के। इसे हम कहते हैं जाइंटिज्म, हिंदी में कहते हैं भीम कायता। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस डिसीज में इंसान राक्षसों के जैसा विशालकाय दिखता है, आंसर है जाइंटिज्म, जो कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, उसके अधिक स्त्रावण से होने वाली समस्या है। अच्छा, अब एक रोग होता है एक्रोमेगेली। ये बात WHO ने अभी बोली कि यदि ग्रोथ हार्मोन जो है हड्डियों की लंबाई में बढ़ोतरी करवाए, ये लंबाई में बढ़ोतरी करवाएं, तो हड्डियां निश्चित रूप में लंबी होंगी, और यदि हड्डियां लंबी होंगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति भी क्या होगा बेटा जी, व्यक्ति होगा लंबा। तो यदि व्यक्ति होगा लंबा तो फिर इसे कहेंगे हम एक समस्या एक्रोमेगेली, और यदि चौड़ाई में हड्डियां बढ़ती हैं तो फिर जाइंटिज्म। मतलब जाइंटिज्म और एक्रोमेगेली आप खुद अच्छे से देख लीजिए, एक्रोमेगेली स्पेशली देख लीजिए, व्यक्ति की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हड्डियों को की लंबाई को इंक्रीज करता है। तो एक्रोमेगेली समस्या जो है वो किसके कारण होती है, पीयूष ग्रंथि के हाइपर सिक्रीशन से, या पीयूष ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से। अब आपने सुना होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है, थायरोट्रोपिक हार्मोन, और ये थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि को आदेशित करता है कि तुम T3 और T4 हार्मोन को पर्याप्त मात्रा में निकालो। इसलिए तो शायद हम बोलते हैं कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको कंट्रोल कौन करती है, मास्टर ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि। इसी तरह से किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, एड्रीनल ग्रंथि। तो एड्रीनल ग्रंथि से उसके हार्मोन को पर्याप्त मात्रा में और निश्चित समय पर निकलने के लिए बराबर और बिल्कुल असरदार तरीके से आदेशित करती है, नाम है पीयूष ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालकर आदेशित करेगी, तो निश्चित रूप में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक और हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से जिसे कहते हैं गोनेंडोट्रोपिन हार्मोन। तो गोनेंडोट्रोपिन हार्मोन क्या है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बाद आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। मनुष्य में यदि मैं बात करूं पुरुषों की, तो पुरुषों में जो प्रमुख जनन अंग होता है उसे हम कहते हैं वृषण, और वृषण में ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये काम कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि तेजी से दरअसल में स्पर्म बने। इसी तरह से महिलाओं के अंडाशय में तेजी से क्या बने, अंडाणु बने। इसके लिए कौन मदद करता है, निश्चित रूप में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक हार्मोन है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पूछा भी जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का जो है स्त्रावण हो, और निश्चित रूप में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये नारी विकास हार्मोन एस्ट्रोजन का भी स्त्रावण हो, इसको भी प्रेरित करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन तो ऑलरेडी आपको पता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो हार्मोन निकले हमने उनको पढ़ा। अब पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से दो हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहला है वैसोप्रेसिन, जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और याद रखिएगा ये जो वैसोप्रेसिन है ये जल संतुलन पर नियंत्रण रखता है। कैसे जल संतुलन पर नियंत्रण रखता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकला पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, ब्लड के साथ मिला, किडनी के पास गया, और किडनी को बोलता है कि तुम बहुत अधिक यूरिन को शरीर से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट मत कर देना, इससे कहीं शरीर को वाटर लॉस ना हो जाए। तो इस तरह से जल संतुलन में नियंत्रण बनाए रखता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनेगा, क्या आप लोगों ने कभी चाय, कॉफ़ी या शराब पीने के बाद अक्सर देखा होगा कि आप वॉशरूम की तरफ भागते हैं या आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आता है? इसीलिए आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आता है क्योंकि चाय, कॉफ़ी या शराब जो है इसके सेवन से एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, और एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हुई तो किडनी पर नियंत्रण वो प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाएगा, और किडनी पर प्रॉपर तरीके से नियंत्रण जब तक नहीं रख पाएगा उतने समय में किडनी जो है वो वाटर लॉस कर देगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन की यदि मात्रा कम हो जाती है
तो याद रखिएगा, फिर किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकाल देगी यूरिन के माध्यम से, और इस तरह से शरीर को एक प्रॉब्लम होगी, द नेम इज डिहाइड्रेशन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से एक हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेम का हार्मोन किसे कहते हैं, आलिंगन का हार्मोन किसे कहते हैं, ममत्व वाला हार्मोन किसे कहते हैं, है ना। इस तरह से भाईचारे को बढ़ाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, संबंधों को गढ़ने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, ये सभी के सभी ऑक्सीटोसिन के लिए राइट आंसर है। अब ये क्यों कहते हैं, इनके लिए समझाने के लिए हमें चाहिए टाइम, और आपको भी पता है कि ये वन शॉट क्लास है, एक शॉर्ट टाइम में एक छोटा सा वीडियो है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आप क्लासरूम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे तो इनको मैं फुल डिटेल से आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। अब जैसे वर्तमान समय में एक ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी दुधारू पशु हैं उनसे ज़्यादा दूध लिया जाए, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन पिटोसिन के फॉर्म में दिया जाता है, जो मिल्क ग्लैंड को एक्साइटेड करता है और दुधारू पशु ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस हार्मोन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं या दुग्ध निष्कर्षण हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब इसके बाद एड्रीनल ग्रंथि जो है उसके दो भाग होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स बाह्य भाग और एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एड्रीनल ग्रंथि के मध्य भाग से मतलब एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही दरअसल में कहते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन, लड़ो उठो जियो हार्मोन। और जब भी शरीर विपरीत परिस्थितियों में होता है तो एड्रीनल ग्रंथि के मध्य भाग से एड्रेनलिन हार्मोन या जिसे इपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, ये निकल कर आता है। निश्चित रूप में हमारी आंखों की पुतलियों को फैला देता है, हमारे जो रोंगटे हैं उसको खड़ा कर देता है, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो जितने भी सिम्टम मैंने आपको गिनाए ये सभी के सभी सिम्टम होते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो सिर्फ 10 साल में समाप्त हो जाती है कैल्शियम के डिपोजिशन से, उसे हम कहते हैं पीनियल एंडोक्राइन ग्लैंड। और याद रखिएगा, पीनियल अंतःस्रावी ग्रंथि को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, ये आप खुद इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा। इसके लिए साइंटिस्टों को नोबेल भी मिला है। और सबसे कमाल की बात कि मेलेटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है इनके द्वारा। किनके द्वारा, निश्चित रूप में पीनियल ग्लैंड के द्वारा। और ये दोनों के दोनों हार्मोन में से एक जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, निश्चित रूप में मेलेटोनिन सेरोटोनिन जो है जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, और मेलेटोनिन के कारण ही आपको नींद आती है। मतलब स्लीपिंग हार्मोन कौन सा हो जाएगा, मेलेटोनिन, और जागने वाला या वेकअप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, सेरोटोनिन। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं जनन ग्रंथियों में। तो जनन ग्रंथियों में सबसे पहले फीमेल पे बात कर लेते हैं। तो फीमेल के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है अंडाशय। अंडाशय जो है ये ग्रेफियन फॉलिकल नामक संरचना से मिलकर बनता है, और ग्रेफियन फॉलिकल संरचना के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं थीका इंटरना, और यही थीका इंटरना सेल्स एक हार्मोन निकालती है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन को ही कहते हैं नारी विकास हार्मोन या स्त्रीलिंग हार्मोन। क्यों कहते हैं, क्योंकि महिला के जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको यही हार्मोन दरअसल में क्या करता है, डिसाइड करता है। इसी तरह से अंडाशय के अंदर आप एक संरचना देखते होंगे, या अंडाशय के अंदर आपने कभी न कभी एक संरचना देखी होगी जो अंडोत्सर्ग के बाद बनती है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से ही दरअसल में निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को ही कहते हैं दरअसल में प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भ धारण करने वाला हार्मोन। क्यों, क्योंकि गर्भाशय की इनर लाइनिंग में ब्लड की सप्लाई को बहुत अधिक बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और जब तक ब्लड की गर्भाशय की इनर लाइनिंग में ब्लड की सप्लाई फुलफिल होगी तो बड़े आराम से ब्लास्टुला अटैच हो जाएगा और निश्चित रूप में प्रेगनेंसी जो है वो शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी सी जो बातें करी मैंने
थोड़ी सी हैवी हैं, जब आप क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ अभी आप इतना ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? आंसर है प्रोजेस्टेरॉन को। बच्चे के बर्थ के लिए एक आवश्यक होता है, नाम है उसका रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्भाशय को चौड़ा करता है और जिससे बच्चे के बर्थ में आसानी होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं, बर्थ हार्मोन रिलैक्सिन और प्रेगनेंसी हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों के दोनों आप खुद देखिए अंडाशय के अंदर जिस संरचना से स्रावित होते हैं उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम संरचना किस अंग के अंदर होती है? अंडाशय। अब बात कर लेते हैं जरा मेल की। तो मेल जो होते हैं, जैसे हम पुरुषों में टेस्टीज होंगे और टेस्टीज में दरअसल में याद रखिएगा अंदर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं और यही अंतराली कोशिकाएं जिसको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। लास्ट टाइम एमपीपीसीएस ने पीटी में यही क्वेश्चन पूछा था। सोचिए इतना डिटेल, इतना डेप्थ नॉलेज का क्वेश्चन। तो टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इसी से निकलते हैं नर हार्मोन एंड्रोजन। और नर हार्मोन एंड्रोजन में सबसे प्रमुख नर हार्मोन जो है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन कहते हैं क्या? मैंने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया। एस्ट्रोजन तो फीमेल के पास होगा भाई, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन जो है इसे पुरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि एस्ट्रोजन महिला के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है तो निश्चित रूप में टेस्टोस्टेरॉन पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर आपको ये चीज़ तो ज़रूर पता होगी कि हमारे पास में एक ऑर्गन है अग्नाशय। ये मिश्रित ग्रंथि है, मतलब एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अग्नाशय के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो अग्नाशय के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये इंसुलिन हार्मोन की खोज सबसे पहले बेंटिंग और बेस नामक दो साइंटिस्टों ने की थी। और बेंटिंग और बेस नामक ये दो साइंटिस्ट जो हैं, इन्हीं ने बताया था कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ नहीं पाती है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन इसका सुव्यवस्थित नियमन करता है। तो ब्लड शुगर को या ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन मेंटेन करता है? आंसर है इंसुलिन हार्मोन। या रक्त शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? आंसर है इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है ये अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलता है, ग्लूकेगॉन अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। और सबसे कमाल की बात, आप लोगों ने एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि जब आप उपवास रहते हैं तो उस दौरान आपके लीवर में ग्लाइकोजन होता है, लेकिन ग्लाइकोजन आपके शरीर को ऊर्जा देता है ग्लूकेगॉन हार्मोन की मदद से। क्योंकि ग्लाइकोजन जो है उपवास के दौरान लीवर से बाहर आता है, ब्लड में मिल जाता है और जैसे ही ब्लड में मिलता है तो बन जाता है ग्लूकोज। और जैसे ही ग्लूकोज बन जाएगा ब्लड में, निश्चित रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर आपको ऊर्जा दे देगा। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा जो मिलती है लीवर के ग्लाइकोजन के कारण, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम ग्लूकेगॉन हार्मोन करता है जो अग्नाशय से निकलता है अल्फा सेल से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, छोटी आंत जो है उसका जो सबसे आगे वाला भाग होता है, याद रखिएगा, छोटी आंत का सबसे आगे वाला भाग होता है निश्चित रूप में डिओडिनम। और इसी डिओडिनम से इस दुनिया का सबसे पहला हार्मोन खोजा गया था जिसे हम कहते हैं सिक्रेटिन। और यही सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय के पास जाता है और अग्नाशय को कहता है कि आप अग्नाशयी रस का स्त्रावण कीजिए। तो लीजिए, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं हम आकर अपने सेशन को करते हैं क्लोज। कहने का मतलब है एंडोक्राइन सिस्टम से एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने यहीं कवर अप करा दिया है और जिसमें आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, आसानी। तो आज का सेशन यहीं तक, अब मिलेंगे हम कल। थैंक यू वेरी मच।